नमस्ते। जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि ईवीएस जनरली एक पिक्चर बुक के रूप में, जनरल नॉलेज के रूप में बच्चों को बताया जाता है। इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे एनवायरनमेंट, फूड एंड हैबिट्स, सेल्फ एंड सोसाइटी आदि आदि। जो हमें देखने सुनने को बाहर मिलता है उसे पिक्चर के फॉर्म में, वोकैबुलरी के फॉर्म में बच्चे के आगे प्रस्तुत करना, यही ईवीएस का बेसिकली प्री स्कूल में पर्पस होता है। हमने 2 टॉपिक पहले कवर किए हैं, फूड एंड एनवायरनमेंट, और आज सेल्फ एंड सोसाइटी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले 2 जो प्रेजेंटेशंस हुए हैं और आज के प्रेजेंटेशन में आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिएगा कि बाकी जितने प्री स्कूल्स हैं उसमें इन पिक्चर्स बुक को, इस जीके को जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, इसमें जो कंटेंट होता है, हमने उतने ही कंटेंट लिए। जो कंटेंट वो पढ़ा रहे हैं वही कंटेंट हमारे बुक्स में भी है, ये आप ऑब्जर्व करेंगे। परंतु उन कंटेंट को देने के पीछे जो पर्पस होता है, ये दूसरे प्री स्कूल्स में मिसिंग होता है। वो डायरेक्शनलेस, पर्पसलेस कंटेंट सिर्फ देना है, फीड करना है, बस इसके बियॉन्ड उनकी कोई हेतु नहीं होती। शिशु संस्कार के टीचिंग मेथोडोलॉजी में या उसके कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि आप यदि जीके जैसे सब्जेक्ट दे रहे हैं, कुछ पिक्चर्स बच्चों को बता रहे हैं, तो एक रिलेशनल स्टडी, एक पर्पसफुल स्टडी उसे कैसे बनाया जाए ताकि बच्चा संस्कारित हो सके। आज के टॉपिक में हम सेल्फ और सोसाइटी के ऊपर चर्चा करेंगे और चर्चा करते करते हम ये चीज़ सीखेंगे कि इसको पढ़ाने के पीछे हमारा पर्पस क्या था। ये टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है। इस स्लाइड में जो डायग्राम है ये करीब करीब हर प्री स्कूल के ईवीएस बुक में होता है और अक्सर घर में, स्कूल में बच्चों के साथ ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, उसके बॉडी पार्ट्स को वो कैसे एक्सप्रेस करता है, ये खेल किया जाता है बच्चों के साथ में। बेसिकली बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को उसके वोकैबुलरी में फिट करने का ये प्रयास है। परंतु टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2 चीज़ जानना जरूरी है कि एक ज्ञानेंद्रिय होता है, एक कर्मेंद्रिय होता है। हम बॉडी को 2 पार्ट में हमेशा देख सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय जिसको आप सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, जिसके थ्रू बॉडी इनपुट लेता है, नॉलेज इनपुट लेता है, और कर्मेंद्रिय जो उस इनपुट के आधार पे बॉडी फिर व्यवहार करता है। तो इस पिक्चर में ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, यानी हम जिसको नॉलेज ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स कह रहे हैं, वर्क ऑर्गन्स कह रहे हैं, ये सब एक साथ जो है वो पुट किया जाता है। परंतु हमारी ये ऑर्गन्स या तो वर्क ऑर्गन्स हों और या फिर जो सेंस ऑर्गन्स हैं, इसकी यूजफुलनेस कैसे है, इसके ऊपर में कोई प्रयास नहीं होता बच्चों को बताने का। ज़्यादा से ज़्यादा ये बता दिया जाता है कि हमारे कान किस लिए हैं, तो सुनने के लिए हैं। मगर सुनने की प्रक्रिया क्या है, सुनना क्या है, तो इसके ऊपर हमने एक बहुत ही सुंदर सा राइम बनाया है जो आपके अटैचमेंट में है। उस राइम को आप देखें, उससे आपको ये डायरेक्शन मिलेगा कि ऑर्गेन्स को यदि हमें बच्चों को बताना है तो उसे हम कैसे ही खेल खेल में राइमिक तरीके से उन्हें हम बता सकते हैं। माय फेवरेट, यह हर प्री स्कूल के बुक में मिलेगा।
परंतु जनरली जो हम लोग मिस्टेक करते हैं वो ये है कि इसे हम बहुत ही हल्के में लेते हैं या सिर्फ फन में लेते हैं। तो बच्चे का फेवरेट फूड क्या है वो लिखो, फेवरेट सॉन्ग क्या है वो लिखो, फिर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर क्या है वो लिख सकते हैं, फेवरेट गेम क्या है वो लिख सकते हैं, आदि आदि बच्चे वो लिख सकते हैं। उन्हें कौन से सबसे फेवरेट लगता है ये नोट करने की एक प्रक्रिया जो है वो हर प्री स्कूल में किसी न किसी तरीके से की जाती है। टीचिंग के पर्सपेक्टिव से, पेरेंटिंग के पर्सपेक्टिव से हमें ये समझना चाहिए कि जो फेवरेट्स है ये हमारे किसी न किसी ऑर्गेन को फुलफिल करने वाला या अच्छा लगने वाली प्रक्रिया है। परंतु क्या जैसे जंक फूड्स, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, बर्गर या कुछ स्पेशल तरह के फूड, हर बच्चे के अलग अलग जो है अच्छा लगने वाला एक पर्टिकुलर फूड होता है। और वो जनरली माय फेवरेट फूड में वो लिखे मैगी, ज़्यादातर बच्चे मैगी भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से देखने में उन्हें एक पर्टिकुलर कार्टून सीरियल अच्छा लग सकता है, डोरेमोन। यहाँ प्रश्न ये पेरेंटिंग और टीचिंग पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन होना जरूरी है कि ये फेवरेट होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम जनरली पढ़ाते हैं जंक फूड्स नहीं खाना चाहिए। अब ये परसेप्शन भी धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है कि आइसक्रीम्स हैं, बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ा हैं, ये सब हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं है। तो ये फेवरेट की लिस्ट में बच्चे का जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो ऑब्वियसली आप कहेंगे अब तो नहीं जाना चाहिए। तो फेवरेट मतलब हमें जो अच्छा लगे वो नहीं होता है। फेवरेट यानी हमारे लिए जो अच्छा हो वो होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बहुत ही गाइडिंग फिलॉसफी जो है वो टीचिंग और पेरेंटिंग पर्सपेक्टिव से आना चाहिए कि बच्चे जब बोले मेरा फेवरेट ये है तो उन्हें तुरंत एजुकेट करना कि ये फेवरेट अच्छा नहीं है, कोई और फेवरेट चूज करो, और उसके लाइफ में और ऑप्शंस बनाना, तब जाकर के ये कंक्लूड करना कि हाँ उसके फेवरेट ये हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो सकता है कि आपके डिफरेंट सेंस ऑर्गेन्स के लिए फेवरेट क्या है, वर्क ऑर्गेन्स के लिए फेवरेट क्या है। तो माय फेवरेट में आप इन दोनों को रिलेट करते हुए बच्चों के लिए एक एक्टिविटी बना सकते हैं। प्री स्कूल्स में फैमिली एंड रिलेशंस के ऊपर भी एक जनरल नॉलेज के पिक्चर पेजेस जो है वो होते हैं। उसमें अक्सर ये इंग्लिश में होता है। पेरेंटिंग एंड टीचिंग पर्सपेक्टिव से आपको ये समझना आवश्यक है कि इंग्लिश में रिलेशंस की डेप्थ जो है वो बहुत कम होती है। जैसे चाचा हैं, फूफा हैं, मामा हैं, काका हैं, ये अलग अलग तरह के जो शब्द हमें अपने भारतीय संस्कृति में देखने को मिलती है, हमें भारतीय भाषाओं में प्रयोग करने को मिलता है, वो इंग्लिश में नहीं, एक अंकल के शब्द में सब सिमट जाता है। अंकल पड़ोसी है उसको भी हम अंकल बोलते हैं, हमारे चाचा को भी अंकल बोल लेते हैं। इन दोनों के डिफरेंस शब्द में, उसके प्रयोग में, उसकी वैल्यूज़ में वो फिर दोष आ जाता है, वो डिफरेंस नहीं रह जाता। उसी तरीके से नाना है, दादा है, नानी है, दादी है, ये दो अलग पोजीशंस हैं। परंतु ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर या मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड और पैटर्नल ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, तो ये इंग्लिश का जो प्रयोग है ये इन रिलेशंस को समझने में ये प्रयोग जो है वो कमज़ोर होता है। आदि जो रिलेशंस है, जैसे हमारे शाला है, साली है, उसे हम इन लॉज बोल देते हैं एक शब्द में। तो आप देखेंगे इंग्लिश की वोकैबुलरी रिलेशंस को समझने में बहुत उतना पावरफुल नहीं है। इनफैक्ट उसमें बहुत कमी है, उसके पास वोकैबुलरी है ही नहीं जो रिलेशंस को डिफाइन कर सके। इसीलिए जब आप रिलेशंस बच्चों को समझाते हैं तो वो हमेशा हमारे जो भारतीय भाषाएं हैं उसी का प्रयोग करके आप बताने का प्रयास करें। आपको एक बात और समझना आवश्यक है
कि ये जो फैमिली होता है, ये जो रिलेशंस होता है, हर रिलेशन का एक पर्टिकुलर रोल होता है और एक आदमी को कई रिलेशंस में होने होते हैं और एक आदमी को कई रिलेशंस के साथ रिश्ते निभाने भी होते हैं। तो जो हम जितने सारे हम वैल्यूज़ बताना चाहते हैं, जैसे ह्यूमैनिटी हो गया, सेवा हो गया, सोसाइटी में कैसे हमें रहना है वो भावना हो गई, एडेप्टेबिलिटी हो गई, पेशेंस हो गई, सर्विस हो गई, ये सारे जो तत्व हैं जो हम बच्चों को वैल्यूज़ के टर्म्स पे बाद में सिखाना चाहते हैं, ये सब फैमिली में निर्माण होते हैं। और ये तभी होंगे जब हम हर एक पर्टिकुलर रोल को उसके नाम से, उसको नोमेनक्लेचर दें, उसके नाम से आइडेंटिफाई करें, तब उसकी वैल्यू और उसके जो उसके प्रति जो जिम्मेदारी है उसकी भावना निर्मित होगी। तो आप रिलेशंस को अपने मदर टंग में ही बच्चों को सिखाने का कोशिश करें। इंग्लिश की भी एक वोकेबुलरी डालें, परंतु उसका प्रयोग जो है वो अपने मदर टंग में करें। इस स्लाइड में जनरली जो हमें जो वस्तुएं बाहर देखने को मिलती हैं उसके सैंपल के रूप में कुछ वस्तुओं को यहाँ पर आपको रखा गया है। परंतु टीचिंग पेरेंटिंग के पर्सपेक्टिव से आपको ये बताने का ये हमारा प्रयास है कि हर एक ऑब्जेक्ट की एक यूजफुलनेस है, वो भी साथ साथ बताने की कोशिश करें। जैसे एक पेंसिल है तो वो लिखने के प्रयोग में है, परंतु कैसे लिखना है तो ज़्यादा प्रेस करके नहीं लिखना है। जितने लाइट मोड में लिखें उतना अच्छा है, जितने फ्री हैंड हो उतना अच्छा है। ये ही कोऑर्डिनेशन बच्चे का फ्री हैंड लिखना, दबा के नहीं लिखना या पेंसिल पकड़ करके इजी फ्लो में लिख पाना, ये एज बेसिकली जो है वो 7 to 8 ईयर्स का होता है, जहाँ से बच्चे एक्चुअली लिखने का प्रक्रिया में आते हैं। हम प्री स्कूल्स में राइटिंग जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें ये सब ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि बच्चे पेंसिल को पकड़ना, यूज़ करना नहीं जानते। तो उसकी जो यूज़फुलनेस है, जो ऑब्जेक्ट्स वो देख रहे हैं उसको यूज़ करना, ये भी बताने का प्रयास होना चाहिए। फिर जो जनरल स्पेशल व्हीकल्स होते हैं जैसे फायर ब्रिगेड हो गए, एम्बुलेंस हो गए, इसकी यूज़फुलनेस ये बच्चे देखते ही हैं। आज के तारीख में शहर में उनको देखने को मिलता ही है, ये सब हेलीकॉप्टर है, पुलिस व्हीकल्स हैं। तो ये क्यों है, इसका स्वरूप क्या है, ये पिक्चर के बियॉन्ड बाहर जो देखते हैं उसको भी रिलेट करते हुए इसकी यूज़फुलनेस को बताने का प्रयास करना चाहिए। इस स्लाइड में हम लोग ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स के कुछ पिक्चर्स को देख रहे हैं। बैसाखी है, बिहू है, ओणम है, रामनवमी है, गणेश चतुर्थी है, संक्रांति है, दिवाली है, होली है, आदि इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं ये सब ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। हमें बच्चों को ये अवश्य बताना चाहिए कि ये रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है। इसकी कोई पिछले 50, 100, 200 वर्षों में ये हमारे देश में आए हैं, किसी कारण से इसकी शुरुआत हुई, ऐसा नहीं है। इसकी एक हिस्टोरिसिटी है, हजारों वर्ष से चलते आ रहे हैं, इसकी एक परंपरा है और अक्सर ये किसी न किसी तरीके से प्रकृति से जुड़े हुए हैं। कई बार ये फेस्टिवल सीजनल होते हैं, जो फसल से जुड़े होते हैं, मौसम से जुड़े होते हैं। कई बार ये फेस्टिवल्स ह्यूमन से ह्यूमन जोड़ने की एक सोशलनेस जो है, सोशल टुगेदरनेस की तरफ लेकर के जा सकते। जैसे वट सावित्री एक वाइफ और हस्बैंड को जोड़ने की प्रक्रिया है, और मगर उसकी एक सोशल स्ट्रक्चर है, सिर्फ मेरा तुम्हारा रिलेशन की एस्पेक्ट नहीं है, उसकी एक सब मिल करके उसको सेलिब्रेट करते हैं। यह रक्षाबंधन है, एक भाई बहन के बीच का त्यौहार है। तो उसी तरीके से संक्रांति है, वो उत्तरायण की तरफ जब सूर्य बढ़ते हैं तो उसको इंगित करता है। यानी कि हम लोगों का नववर्ष, सौर्य नववर्ष वहाँ से शुरू होता है। होली है या गुड़ी पड़वा है, वहाँ से चंद्र नववर्ष वो शुरू होता है। तो कहीं न कहीं प्रकृति को, समय को, मौसम को, फसल को या हमारे इतिहास को, इसको जोड़ता हुआ ये फेस्टिवल्स है। इसको हम लोग ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स बोलते हैं। इसको बियॉन्ड रिलीजन, बियॉन्ड कास्ट, बियॉन्ड ये जो
डिफरेंसेस आज हमें इतने विस्तारित रूप से, इतने विकराल रूप से देखने को मिल रहे हैं, जो पहले नहीं था या बहुत छद्म रूप में था, वो आज विकराल रूप लेता जा रहा है। ये जो डिफरेंसेस, उसके बियॉन्ड इन फेस्टिवल्स को ट्रेडिशंस के रूप में, परंपरा के रूप में, आइडेंटिटी के रूप में बच्चों के जीवन में लाना, उनके साथ सेलिब्रेट करना, ये हमारा प्रयास होना चाहिए, ताकि डिफरेंसेस जो है वो रिड्यूस हो सके। स्कूल्स में जनरली नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। इसके पर्सपेक्टिव को भी समझना आवश्यक है। नेशनल फेस्टिवल्स ज़्यादातर या इनफैक्ट सारे के सारे 1947 के बाद ही सेलिब्रेशंस में आए हैं। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, अक्सर ये दो को नेशनल फेस्टिवल्स देखा जाता था। बाद में गांधी जयंती, चिल्ड्रंस डे, ये फेस्टिवल्स भी जुड़ गए। टीचर्स डे, ये अलग अलग डेज जो हैं ये नेशनल फेस्टिवल्स के रूप में सेलिब्रेट होते हैं, स्कूल्स में पर्टिकुलरली सेलिब्रेट होते हैं। मैं 1947 बोल रहा हूँ, परंतु इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, इसके पर्पस को भी बच्चों को बताना है। जैसे रिपब्लिक यानी उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, और इंडिपेंडेंस यानी उस दिन अंग्रेज भारत से गए, उनसे हमें मुक्ति मिली। इंडिपेंडेंस डे का हमारे वैचारिक या हमारे अस्तित्व के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे स्वतंत्रता, स्वाधीनता, इससे ज़्यादा तात्पर्य नहीं रखता, क्योंकि हम स्वतंत्र पहले भी थे, स्वाधीन पहले भी थे, इसलिए लड़ रहे थे। हाँ, लेकिन कोई हमारे ऊपर सरकार बनकर के बैठा था जो यहाँ से चला गया, वो 15 अगस्त 1947 का दिन था जब वो फॉर्मली यहाँ से चला गया, इसलिए हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, इसको इंडिपेंडेंस डे इस रूप में बच्चे को बताना। हमें नेशनल सेलिब्रेशंस में एक बात का ध्यान देना है कि किस पे जोर देना चाहिए, किस पे नहीं देना चाहिए। जनरली हमें बर्थ, जो किसी महान पुरुष के जो बर्थ डेट्स होते हैं, जैसे यूथ डे में हम स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को मनाते हैं, ऐसे बर्थ डेज को सेलिब्रेट करने का कल्चर ये भारत का है। भारत का कल्चर डेथ को सेलिब्रेट करने का कभी नहीं है। आप भगवान राम के डेथ को सेलिब्रेट नहीं करते, कृष्ण के डेथ को सेलिब्रेट नहीं करते, आप उनके जन्मदिवस को सेलिब्रेट, जन्माष्टमी में जन्मदिवस को सेलिब्रेट करते हैं, चैत्र रामनवमी में भगवान राम के जन्म को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसीलिए जो हमारे देश का कल्चर है वो जन्म को सेलिब्रेट करने का कल्चर है, डेथ को नहीं। तो हमें स्ट्रेस किस पे देना है ये मालूम होना चाहिए। और हम लोगों के लिए गर्व की बात यह है कि जो योगा डे है, ये योगा तो हम गलत प्रोनाउंस करते हैं, योग डे, योग दिवस जो हम सेलिब्रेट करते हैं, ये हम लोगों ने विश्व को, मॉडर्न विश्व को, जो पिछले सेंचुरी में जो दुनिया इवॉल्व हुई है, भारत की तरफ से ये एक ऐसा तोहफा है जो हमने दुनिया को बताया कि एक डे के रूप में दिया। नहीं तो ये फ्रेंडशिप डे, मदर्स डे, फादर्स डे, ये सब विदेश से आने वाले दिन जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं। ये योग डे ये हमने दिया है दुनिया को और दुनिया सेलिब्रेट करती है, ये भी बच्चों को बताना आवश्यक है। कुछ फेस्टिवल्स प्योरली रिलीजियस होते हैं। हमें इस बात को समझना है कि रिलीजन क्या है। रिलीजन अक्सर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो एक समय खंड में विश्व में आया और जिसके पीछे एक विचारधारा चल पड़ी, वो एक रिलीजन का रूप लेता है। मैंने ट्रेडिशनल फेस्टिवल को इसलिए अलग किया क्योंकि वहां पर किसी एक व्यक्ति विशेष के पीछे चलने की प्रक्रिया नहीं है। वहां प्रकृति को, समय को, मौसम को, इसके पीछे सेलिब्रेशन की प्रक्रिया है। तो इसीलिए वो रिलीजियस नहीं है। अब रिलीजन्स भी दो प्रकार के हैं, एक जिसका उद्गम भारत से हुआ और एक जो भारत में प्रवेश किया। तो बच्चों को इसके बारे में स्पष्टता लानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे जीवन में है। इससे बचने का प्रयास
वो उचित नहीं है, हम बच ही नहीं सकते हैं। ये हम सेलिब्रेट करते हैं, ये हमारे जीवन में है। इसीलिए जैसे भगवान बुद्ध के नाम से बुद्धिज़्म है, भगवान महावीर के नाम से जैनिज़्म है, वैसे जीसस क्राइस्ट के नाम से क्रिसमस है, और फिर अल्लाह के नाम से फिर ईद, अपने डिफरेंट ईद है, बकरीद है, या अन्य त्यौहार हैं इस्लाम के। तो ये सब रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं। तो बच्चों को इस रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में बताना, हर रिलीजन को रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी अपनी त्यौहार है, उनके अपने फेस्टिवल्स हैं, उनकी अपनी आइडेंटिटी है, और उनके फेस्टिवल्स में उनको विश करना, ये भी हमारे जीके के पर्पस में आ सकता है। कम्युनिटी हेल्पर्स, ये हर ईवीएस के बुक में, हर प्री स्कूल्स में इसको बताया जाता है। अच्छा, ये वोकैबुलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के लिए जानना आवश्यक है। इसके दो पर्सपेक्टिव हैं। हमारी संस्कृति में इसी एस्पेक्ट को जाति कहा गया। आज जो हम पॉलिटिकल एंगल देख रहे हैं, जो डिवीजन सोसाइटी में देख रहे हैं, ये दोष तो क्रिएट किया गया है, परंतु ये आवश्यक है विश्व के लिए, जीने के लिए, मनुष्य के लिए, कि ये डिफरेंट रोल्स लोग निभाएं कम्युनिटी के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए। तो इसलिए कम्युनिटी हेल्पर्स के नाम से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। हम जब जाति के नाम से इन चीज़ों को प्रयोग में रखते थे और बच्चों को बताते थे, तो हमारी परसेप्शन इसके ऊपर वीक हो गई थी। अब ये सेम जो विभिन्न जातियां हैं, वो इंग्लिश वोकैबुलरी में कम्युनिटी हेल्पर्स के नाम से आ रहे हैं। मैं तो ये भी देखता हूं कि जाति का अर्थ कम्युनिटी हेल्पर ही होता है, जिसे हम शूद्र कहते हैं या अन्य। तो हमारे परसेप्शन में ये फिट कर दिया गया है कि ये बहुत नीचा है, ये बहुत ऊंचा है, समहाउ ये हमारे परसेप्शन में आ गया। तो उसके प्रयोग हम ना भी करें तो चलता है, हम कम्युनिटी हेल्पर्स बोल सकते हैं उनको। और कम्युनिटी हेल्पर्स जो है उसकी वोकैबुलरी प्री स्कूल्स में रहते हैं, वो आप बच्चों को सिखाएं। स्पोर्ट्स, शहरों में अक्सर स्पोर्ट्स का प्रचलन तो बहुत है, परंतु ओपन ग्राउंड्स बच्चों के बाहर खेलने के लिए इसकी व्यवस्था भी बहुत कम है। और जितनी है, आप जितने बड़े शहर की तरफ मूव करते हैं, उतनी वो पेड व्यवस्था जो है वो बनते जाती है। गांव में ग्राउंड बहुत है, परंतु ग्राउंड्स के अपने ही खेल हैं, गांव में अपने ही खेल हैं। शहर में जनरली इस खेल को एक प्रोफेशनलिज्म की तरफ ले जाने की प्रक्रिया होती है, गांव में वो खेल बनकर ही रह जाता है। तो हमें इन दोनों गैप्स को भी पूरा करने का प्रयास प्री स्कूल के इस स्पोर्ट्स के पिक्चर के साथ में किया जा सकता है, क्योंकि ये प्री स्कूल्स के कंटेंट अब गांव में भी पढ़ाए जाने लगे हैं। तो गांव में लोग कबड्डी खेलते हैं, दौड़ते भी हैं, अन्य तरह के हम बहुत ही खूबसूरत जो हमारे पुराने खेल होते थे वो भी खेलते हैं। परंतु उनमें से कौन नेशनल गेम्स की तरफ जा सकता है, इसकी एक विचारधारा इस पिक्चर बुक से बनती है। गेम्स दो प्रकार के हैं, एक इंडोर है, एक आउटडोर है। गांव में जनरली इंडोर गेम्स का स्वरूप थोड़ा अलग होता है। हमें किसी तरीके से उन गेम्स को भी, जो हमारे देसी गेम्स हैं, उसको भी हमें अपने इन पिक्चर बुक में लेने का प्रयास करना चाहिए। घर के अंदर में बैठे हैं तो कुछ कौड़ी टाइप के आते हैं, वो खेलते हैं। एक ब्लॉक्स बना करके एक पाँव पे कूदते हैं, वो खेलते हैं। हम उसको कित-कित बोलते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम है उसका, तो वो खेलते हैं। गिल्ली डंडा खेलते हैं, और भी कई तरह के खेल जो हैं वो हमारे देसी खेल हैं, जो शहरों में देखने को नहीं मिलता।
और जिसका एक नेशनल स्वरूप नहीं है, परंतु वो हमारी उसकी एक हिस्टोरिसिटी है, वो हमारे बॉडी माइंड को फिट करने में उसका अपना एक रोल है। और उन गेम्स को भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने ईवीएस के बुक्स में, पिक्चर्स में इंक्लूड कर सकें और बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकें। कहीं ना कहीं बच्चे उन गेम्स की कंटिन्यूटी में उन गेम्स को कंटिन्यूटी में बनाए रख सकें। बाकी जो जनरल गेम्स हैं वो बच्चों को बताते ही हैं। इसके साथ साथ हमारे देश के जो लेजेंड्स हुए हॉकी में, फुटबॉल में, क्रिकेट में, चेस में, अन्य जो गेम्स हैं उसमें, उसके विषय में एक जनरल नॉलेज बच्चों को देने का प्रयास करना, ये भी ईवीएस सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। और अंत में हम नेशनल सिंबल्स की बात करेंगे आज के टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेशनल सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पैट्रियोटिक फीलिंग को बनाए रखने के लिए, हमारे आइडेंटिटी को, पर्टिकुलरली हमारे आइडेंटिटी को हमारे अंदर बनाए रखने के लिए। नेशनल सिंबल्स की दो पर्सपेक्टिव हैं, एक जो 1947 के बाद इवॉल्व हुआ और एक उसके पहले था। 1947 के बाद की जर्नी में कहीं ना कहीं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि जैसे नेशनल एनिमल वो टाइगर हो गया, जबकि हिस्टोरिकली हजारों वर्षों से हमारा नेशनल एनिमल लायन रहा है। और जो हिस्टोरिकली आया है सिंबल्स, उसके पीछे बहुत साइंसेज हैं, बहुत रिसर्च है ऋषियों का, उसके पीछे एक ज्ञान है। और जो 1947 के बाद में इवॉल्व हुआ है उसमें वो डेप्थ नहीं है, क्योंकि वो रिएक्शनरी मोड में आया है। सेव टाइगर प्रोजेक्ट करना है तो उसके अंतर्गत पर्टिकुलरली बंगाल टाइगर को ध्यान में रखते हुए टाइगर को नेशनल एनिमल बना दिया जाता है। परंतु आप देखेंगे नेशनल सिंबल में, अशोक स्तंभ में, या जो हमारे दुर्गा माँ जिस पर बैठती हैं वो हो, या कुछ मंत्र हो, सिंह यानी लायन उसको सिंबल रखा गया, क्योंकि लायन का नेचर टाइगर के नेचर से बिल्कुल अलग होता है। उसी तरीके से नेशनल बर्ड पीकॉक को रखा गया है, मोर, ये ट्रेडिशनल है। कमल फूल, लोटस, ये ट्रेडिशनल है। कमल फूल जो है वो कर्म योग को इंगित करता है। हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी एक पर्सपेक्टिव आउटलुक ये होनी चाहिए कि हम जब नेशनल सिंबल्स को देखते हैं तो हम कितने डेप्थ में हैं, उसके कितनी ट्रेडिशनल डेप्थ में हैं, हिस्टोरिकल डेप्थ में हैं, और उसके पीछे का जो छुपा हुआ ज्ञान है उसको क्यों चूज किया गया है, इसको जानने का प्रयास वो टीचर्स और पेरेंट्स का होना चाहिए कि हमने कमल को नेशनल फ्लावर क्यों चूज किया, लायन को नेशनल एनिमल क्यों चूज किया, पीकॉक को नेशनल बर्ड क्यों चूज किया, मैंगो को नेशनल फ्रूट क्यों चूज किया। तो ये क्यों जो है, ये हमारे ज्ञान को, ये बेसिकली जीके को एम्पावर करता है। तो आप इस आज के सेशन में आप इस बात का ध्यान दिए होंगे कि हमने आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास नहीं किया है। वो तो आपको कई सारे किताबों से मिल जाएगा, आप मार्केट में जो भी किताब खरीदेंगे उसमें ये सारे कंटेंट आपको मिलेंगे। परंतु हमारा प्रयास ये है कि एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, आप इस क्यों को जानने का कोशिश करें कि हम कोई भी चीज़ बच्चों को क्यों बता रहे हैं, उसकी रिलेशनल एस्पेक्ट क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, यूजफुलनेस क्या है, पर्पस क्या है, इसके ऊपर में यदि आप ध्यान देते हैं तो बच्चे को जब आप बताएंगे तो सिर्फ एक वोकैबुलरी नहीं होगा, वोकैबुलरी के साथ में उसकी मीनिंग होगी, उसकी वैल्यूज़ होगी, उसकी यूजफुलनेस और यूटिलिटीज़ भी होंगे। और इसी को हम कहते हैं शिशु संस्कार। धन्यवाद, नमस्ते।